ये बात तो परम सत्य है कि इतनी समस्याएं हैं, इतने संकट संघर्ष चुनौतियां हैं, और उन सारे संकट संघर्ष चुनौतियों के बावजूद आप एक बहुत बड़े राष्ट्रीय उत्तरदायित्व में और आध्यात्मिक दृष्टि से कहो तो एक ईश्वरीय उत्तरदायित्व में, उसको धर्म की दृष्टि से कहो तो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के नाते, अपने गुरुओं की परंपरा के संवाहक होने के नाते आप एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में लगे हो। इसलिए मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, आपको ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में, गुरुओं आचार्यों के वंशधरों के रूप में देखता। और रही बात समस्याओं की, तो जो शर्मा जी ने बात कही है वो 100% सत्य है। शिक्षा की इस तरह से दुर्दशा कर रखी है। शिक्षा जो हमारे मूल संवैधानिक अधिकारों में सम्मिलित है, और पूरी दुनिया में कोई गरीब से गरीब या विकसित से विकसित देश है, वो भी 12वीं तक की जो स्कूली शिक्षा है, और उसी के ऊपर हमारे अनिल जी बड़ा काम कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा तो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। जब आप भारत की बात करें तो 80 करोड़ लोगों को जब आप राशन दे सकते हो, तो देश के बच्चों को शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं दे सकते? और मैं तो और कहता हूं, 80 करोड़ लोगों को, दरअसल ये जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो बात है ना, लोगों के दिमाग में बैठाने की बात होती है। लोगों को लगता है हमारे घर में हर महीना 5 किलो राशन आ रहा है, हमारे घर में ये बिजली मुफ्त आ रही है, पानी मुफ्त आ रहा है। भाई शिक्षा जो है वो आपने बच्चों को दे दी तो बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। शिक्षा दे दी तो आपको फिर 5 किलो राशन देना नहीं पड़ेगा, वो बच्चे ऐसे तैयार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो भाई इस देश में और भी बहुत सारी लोक कल्याण की नीतियों के नाम पर पूरे देश में कम से कम हर साल लगभग कम से कम 10-10, 20-20 हजार करके 5 हजार करोड़, 10 हजार, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो स्टेट गवर्नमेंटें ही कर देती होंगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सब मिलाकर के कई लाख करोड़, हजारों करोड़ नहीं, 5, 10, 20 हजार से लेकर के अलग अलग योजनाओं का देखा जाए तो ये मिलाकर के हो जाएगा। सब लोक कल्याण के लिए होता है। सरकार के जो संवैधानिक जो ताना बाना है उसमें ये रहता है, आप सड़कें बना रहे हैं सबके चलने के लिए, एयरपोर्ट बना रहे हैं सबके उड़ने के लिए, आप रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं सबके सुविधाओं के लिए, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं सबकी दवाई के लिए, अलग अलग लोक कल्याणकारी नीतियों के नाम पर बहुत तरह के डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दिए जाते हैं। शिक्षा यदि दे दी जाए तो व्यक्ति को लोक कल्याणकारी नीतियों के नाम पर जो हम लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें से आप सब जगह से 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ रुपए कम कर लो और देश को ये शिक्षा दी जा सकती है। तो कई इसके आयाम हो सकते हैं, उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। बीपीएल के नाम पर कितनी लोक कल्याणकारी नीतियां चलती हैं, और कई तरह से आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो है, और बैंकिंग के नाम पर लोन, फिर लोन पहले दिए जाते हैं फिर माफ किए जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में ना एक गैंग बना हुआ है, जैसे एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े एमएनसीज का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का गैंग बना हुआ। वो कहता है गरीबों के जो लोक कल्याणकारी नीतियां ये सब बंद करनी चाहिए, ये सब आदमी को भिखारी बनाती हैं, दरिद्र बनाती हैं, उसको कमज़ोर बनाती हैं, लाचार बनाती हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं होने देती, इसे बंद होनी चाहिए।
उनको लोन भी माफ़ नहीं होना चाहिए। और जितना गरीबों का लोन माफ़ होता है भारत सहित पूरी दुनिया में, उससे ज़्यादा अमीर लोग स्कैम कर देते हैं। अब उसको घोटाला नहीं कहा जाता, पहले दिवालिया कहा जाते थे, बैंक करप्ट कहा जाते थे। अब देखो अमीर लोगों ने अपने दिवालियापन को भी महिमा मंडित करके क्या कर दिया, एनपीए। देखो ये दिवालिया नहीं हुआ, क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो गया। अब ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, दिवालिया नहीं है, घोटाला नहीं किया है, देश को लूटा नहीं है, एनपीए है ये तो। माने अमीर लूटे तो एनपीए, और गरीब बेचारा चुका ना पाए तो वो दिवालिया हो गया, वो डिफॉल्टर है, गरीब डिफॉल्टर, और ये एनपीए है। और इसमें व्यवस्था ऐसी बना रखी है, जितने भी ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, ये अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, नौकर होते हैं, उनसे साइन कराते हैं, किसी को जेल नहीं हो पाती। ये जो 2-4 लोग इधर उधर भाग करके गए, कुछ नहीं है, 10-20 हजार करोड़ क्या है, ये तो लाखों करोड़ का मामला है, कोई लाख करोड़ का मामला है साहब, हर साल का है। जो पहले हो गया वहां खत्म नहीं हुआ ये सिलसिला। वो कहते हैं जो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में तो रिस्क होता है, या लॉस हो सकता है। जब एक बड़े व्यापारी को लॉस होता है हजारों लाखों करोड़ का, तो एक गरीब आदमी को भी रिस्क है, उसको भी लॉस हो सकता है। व्यवस्थाओं में बड़ी ज्यादा उसके अंदर जो है ऐसे उसको महिमा मंडित किया जाता है, अमीरों के दोषों को ढका जाता है, और गरीबों को दरिद्र कह करके, उनको करप्ट कह करके, बैंक करप्ट कह करके, पता नहीं क्या क्या और शब्द बोल बोल करके उनको अपमानित किया जाता है। ये तो अब मैं आज सुबह ही बोल रहा था कि देखो दुनिया को बिगाड़ने के क्या तरीके। बालक पढ़ाओ लिखाओ मत, उनको ऐसे ही बस स्कूलों में भेज देते हैं, और फिर वो क्या बन करके तैयार होते हैं, भगवान ही मालिक है। भाई बनना तो ऐसा चाहिए। भाई आपके सामने स्वामी रामदेव भी बैठा है, जो 5वीं कक्षा तक तो 1 रुपये भी नहीं लगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम लोग, 6ठी कक्षा में 2 रुपये लगे, फिर गुरुकुल में फिर निःशुल्क पढ़े, और आज पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य है। तो पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए। इधर हमारे सिंह साहब भी बैठे हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, बाद में इंग्लिश भी पढ़ ली, बाद में IAS ऑफिसर भी बन गए, सब कुछ हो गया। आपके सामने हमारे शर्मा जी भी बैठे हुए, ये चाहते तो मैंने पिछली बैठक में भी कहा था, पहले तो बनते ही MLA, फिर बनते मिनिस्टर, MP, जो भी बनना चाहते बन सकते थे। लेकिन शर्मा जी आप कभी भी ना राजनीति का सपना मत देखना। नहीं देख रहा, टेंशन ही नहीं। आप जो काम कर रहे हो ना वो बड़ा है उनसे, वो किसी भी MLA, MP और मिनिस्टर से बड़ा है। बट डायरेक्ट कोई चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी आ जाए तो देख लियो। बाकी सच बोल रहा हूँ, हंसी मजाक की बात अलग है। हमारे अनिल शर्मा जी 100 MLA और कम से कम 10-20 मिनिस्टरों से बढ़कर के काम कर रहे हैं। देखो ये बड़ाई की बात अलग होती है कि भाई किसी की प्रशंसा कर दी, ऐसा नहीं, ये एक यथार्थ है। मैं जिस बात को कह रहा हूं, दुनिया को कैसे लूटा जा रहा है। देखो पढ़ाना लिखाना है नहीं, माँ बाप का अपने माँ बाप बहुत तपस्या होनी चाहिए, तब बच्चों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे पैदा किए नहीं जाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब एक्सीडेंटल चाइल्ड बोल रहे हैं अंग्रेजी में हमारे सिंह। अब देखो मैं आपके लिए बात नहीं कह रहा हूं, और किसी पर लागू होती हो तो लगनी सी की दिक्कत है। बच्चे पैदा कर नहीं रहे, बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चों को हम तैयार नहीं कर रहे। बच्चे तो बड़े हो गए, पैदा हो गए तो बड़े हो गए, बड़े हो गए तो जवान हो गए, जवान हो गए तो फिर भाई फिर ताकत आ गई, ताकत आ गई तो फिर इधर उधर मतलब पगलाए फिर रहे।
हमने बच्चों की परवरिश कहो, बच्चों का निर्माण किया नहीं। बच्चे तो उम्र के साथ बड़े हो गए, हमने निर्माण नहीं। अधिकांश लोगों ने बच्चों का निर्माण नहीं किया। निर्माण करते तो रामकृष्ण जैसे तैयार होते, चंद्रगुप्त जैसे तैयार होते, चाणक्य जैसे तैयार होते, ऋषिशिकाओं वीर वीरांगना चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव भगत सिंह जैसे तैयार होते। निर्माण करते तो फिर तो महान व्यक्तित्व तैयार होना चाहिए। तो बच्चे पैदा करने नहीं आते, बच्चों का निर्माण करना नहीं आता। फिर बच्चे बड़े होते ही अच्छा संविधान में जो करना चाहिए वो कुछ नहीं देखते। अब बोले या इसके 18 साल की उम्र हो गई, तो ये बात सब बच्चों को बताया, नाउ आई एम एडल्ट। क्या है? मैं अब वयस्क हो गया हूं। इसका मतलब आई वॉन्ट फ्रीडम। अब मैं आजाद हूं, मैं अपने निर्णय ले सकता हूं। अकल का टोटा है, पहले बर्बाद हुआ पड़ा है, पढ़ा लिखा है नहीं, समझदारी है नहीं, अकलमंदी का कोई काम करता नहीं, अपना निर्णय खुद लूंगा। तो क्या हो रहा है? एक लड़का 3, 4, 5, 10 लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बना रहा है। ये 50 से 80% जगह हो रहा है साहब। आई एम एडल्ट, मैं अपने मन चाह प्यार कर सकता हूं। प्यार की का पता ही नहीं प्यार क्या है। यही लड़कियों का हाल है। मतलब पहल ज्यादातर किसी देर से भी होती है, लड़कों की तरफ से ज्यादा होती है, कहीं कहीं लड़कियां भी। जैसा माँ बाप के संस्कार होते हैं, जिनकी माँ होता है उनकी बेटियां ऐसी, जिनके बाप उनके वो ऐसे। और जो माँ बाप कई बार सही हो तो पड़ोसियों से, और पड़ोसी भी ठीक हो तो कई बार स्कूल में जो वातावरण ऐसा बना हुआ है, जो ये काम करता नहीं, बोले तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बोला तेरे कुछ भी नहीं है। लो, जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, उनको तो 18वीं शताब्दी के पाषाण युग के मानव मानते हैं। हम उन्हीं पाषाण युग के लोगों में से। हम तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम तो जब सच बोल रहा हूं, मैं तो 50 साल से ज्यादा उम्र की होगी तब मैंने पूछा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अंतर क्या होता है। हम करीब 40 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई थी तब ये हाथ में फूंक मारे, तो मैंने पूछे ये क्या कर रहे हैं? बोले फ्लाइंग किस दे रहे। अब हम सच बोलते हुए, हम गुरुकुल में पढ़े हुए, हमको किसका ही नहीं पता, किसका ही क्यों नहीं पता, तो फ्लाइंग किसका क्या मेरा हो गई। ये हालत बहुत बुरी हालत है बच्चों। पहले हम खुद 7-8 साल के थे, रहा करते थे, पता ही नहीं था कि भाई कपड़ा पहनना और न पहनने में क्या अंतर होता है। आजकल तो 2-3 साल के बच्चों को 5-5 लेयर पहनाते थे कपड़ों की, पता नहीं किधर जा रहा है। फिर मैं एडल्ट हूं, आई वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट जस्टिस। और फ्रीडम के नाम पर उच्छृंखलता, उद्दंडता, जस्टिस के नाम पर, न्याय के नाम पर अन्याय। ना अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ना अपने माँ बाप के साथ न्याय कर रहे हैं, ना विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रति, ना अपने गुरुजनों के प्रति, ना अपने माता पिता के प्रति, ना अपने समाज राष्ट्र के प्रति, ना गुरुजन अपने शिष्यों के प्रति। उल्टा पुल्टा हो रहा है, ना राजा प्रजा के प्रति, ना प्रजा राजा के प्रति। वो सब घोड़ मथोड़ उल्टा पुल्टा हो रखा मामला। तो फिर बोले ऐसा करो, मौज करो। तो क्या करो? 18 साल के हो बीड़ी पी सकते हो। अच्छा, कोई चीज 18 साल से पहले खराब थी और 18 साल के बाद अच्छी कैसे होगी भाई? बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो। सरकारी मान्यता प्राप्त ठेके, शराब के ठेके की दुकान, लो मान्यता दे दी, स्कूल को मान्यता नहीं देंगे, स्कूल को मान्यता देंगे। शराब के ठेकों की मान्यता हर गांव में 5 की ले लो। लो, सरकारी मान्यता प्राप्त नशा की दुकान। 18 साल से पहले पियो तो अपराध, 18 साल के बाद में पियो तो फिर वैधानिक, वो संवैधानिक है। ये लो, ये संवैधानिक उत्तरदायित्व ये कहां से आ गए? फिर कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, ये ऐसी गुलामी की बेड़ियां हैं, आदमी को कठपुतली बना रखा है। कोई आता है उसको नचाता है और हम नाच से।
आजकल सिंह साहब भी इस शब्द का प्रयोग काफी करते हैं, डिजिटल कॉलोनाइजेशन। क्या चल रहा है बोलो? डिजिटल कॉलोनाइजेशन। डिजिटल कॉलोनाइजेशन। ये आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद के, पूंजीवाद के और लूटवाद के, षड्यंत्रवाद के, सामंतवाद के नए तरीके आ गए। पहले आक्रांता आते थे, युद्ध करते थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, खून खराबा होता था। अब खून खराबा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ माल लूट लो, वहीं से चूस लो। किसमें? उसको डिजिटल मीडिया का एडिक्ट बना करके, सोशल मीडिया का अलग अलग प्रकार की जो चैनल्स हैं उनका एडिक्ट बना करके विधायिका वाले लूटते हैं, कार्यपालिका वाले भी लूटते हैं, न्यायपालिका वाले लूटते हैं, रही कसर जो है जो जिसका जहां दांव लगा वही लूट रहा है। शिक्षा तंत्र में भी, चिकित्सा तंत्र में भी, व्यापार तंत्र में भी, चारों तरफ तंत्र तो होता था, जो व्यवस्था उसको कहते हैं आत्मतंत्र, आत्मा का अनुशासन। शिक्षा का तंत्र, चिकित्सा का तंत्र, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, एक अनुशासन था। अब इन तमाम तरह के उथल पुथल के बीच में हमें कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा कहां से होगा? शुरू कहां से करें? यहां तो जिधर देखो उधर ही आग लगी पड़ी है, जगह देखो उधर ही विध्वंस मचा पड़ा है, डिजास्टर है। फिर जब कोई बहुत बड़ी आंधी से आ जाए, तूफान सा आ जाए, उथल पुथल से हो जाए, तो बोले डिजास्टर हो गया है। तो ये डिजास्टर, ये सारा विध्वंस, ये कैसे रुकेगा? एक ही रास्ता है, आदमी को सही आदमी बना दो। आदमी को, इंसान को, इंसान मानव को मनोरभव जनयादव्यम जन्म वेद घोष, इंसान को इंसान, मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने वाली कोई प्रक्रिया है तो वह है शिक्षा और संस्कार। आप इस काम में लगे, और इसलिए मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, मनुष्य का निर्माण ये दुनिया में सबसे बड़ा काम है। बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, एयरपोर्ट बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, रेलवे ट्रैक बना देना, बम पटाखे बना देना, मिसाइल बना देना, चाहे वो भारत वाले ब्रह्मोस बनाए, चाहे अब उससे आगे अब जो है छोटे छोटे ड्रोन जो खिलौने जैसे लगते हैं, लेकिन उन्होंने तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में। हथियार बनाना, दवा बनाना और तमाम तरह के सुपर कंप्यूटर बनाना, ये सारे काम गुण हैं, अच्छे काम हैं, सब ठीक है, चकाचौंध है दुनिया में चली जा रही है। लेकिन चकाचौंध से दुनिया कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती जब तक अच्छे मनुष्यों का निर्माण। तो सारी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए अच्छे मनुष्यों की जरूरत है। सारी दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन में भी खुश रहने के लिए अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। जिसके जीवन में जीवन नहीं है, जीवट नहीं है, जिसके जीवन में मूल्य नहीं है, जिसके जीवन में सम्यक दृष्टि नहीं है, विवेक नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, जिसके जीवन में अपने लिए, अपनों के लिए संवेदना नहीं है, जिसके जीवन में आत्मनिष्ठा नहीं है, परिवार निष्ठा नहीं है, समाज निष्ठा नहीं है, राष्ट्र निष्ठा नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में संवेदना नहीं, कृतज्ञता नहीं, जिसके जीवन में कर्म नहीं, पुरुषार्थ नहीं, जिसके जीवन में सिद्धांत नहीं, आदर्श नहीं, वो कैसे जीवन? कभी सबका स्किल एक जैसा नहीं हो सकता, और एक जैसा होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता। हर मनुष्य का एक स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, उसका एक वजूद है। 99.99% all souls are equal, all persons are equal, सब एक जैसे हैं, लेकिन सबके भीतर एक ऐसा यूनिक, आजकल ना पूरे जो है फिंगरप्रिंट हो, आंखों की पुतलियां हो, उन सब में एक यूनिक कुछ डिफरेंस होता है, वो बहुत माइनर होता है, लेकिन वो बहुत सब मनुष्य, कोई हेल्थ में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई इंडस्ट्री में, कोई कहाँ अलग अलग जगह अपनी अपनी सेवाएं करेंगे। सबके योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं, सबका परिवेश और कुल, वंश, वर्ग, जाति, समूह, जहां जहां से हम आए हैं उसका सबका असर लेकर के हम बड़े होते हैं। सब मनुष्यों का वर्ग, समुदाय, उनका सामर्थ्य, वो सब एक जैसा नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं है पूरी दुनिया में। सब दुनिया में समानताओं की बात होती है, आंतरिक रूप से आप समान हो सकते हो, सबके भीतर सद्गुण समान हो सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा,
आंतरिक सद्गुणों के आधार पर सब समान हो सकते हैं, बाहर की समानताएं हो ही नहीं सकती। बहुत तरह के आंदोलन चले इसके लिए, खून खराबा हुआ है पूरी दुनिया में। कोई कहते हैं कम्युनिज्म की स्थापना कर दो, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, उससे पूरी दुनिया में आर्थिक समानताएं दूर हो जाएंगी। कहाँ चाइना कर पाया, कहाँ रसिया कर पाया, बहुत बुरी हालत है। कुछ यूरोप में भी गए ये विचार लेकर के, अलग अलग पूंजीवाद के दर्शन हैं, अलग अलग समाजवाद के दर्शन हैं, सब प्रकार के सब प्रयोग फेल हो चुके हैं। कुछ ने कहा कि जरूर सब इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाओ और गजवाए हिंद चलाओ, पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर दो, उससे पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। उससे पहले यूरोप वाले आगे बढ़े थे और जो है ब्रिटेन वालों ने पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा देशों में अपना एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य, नहीं वो चर्च का साम्राज्य भी कायम करके देख लिया। 150 देशों में राज किया ईसाइयों ने। करीब जो है आज भी करीब 70 देशों, 60-70 देशों में सो कॉल्ड छोटे मोटे अलग अलग छोटे मोटे भी देश हैं, उसमें 50 कहो, 60 कहो, 70 कहो देशों में इस्लाम है। कहाँ सुखी हो गए वो? ना दुनिया लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, कम्युनिज्म से सुखी हो रही है, ना दुनिया मजहबी उन्माद से, ना ईसाइयत से, ना इस्लाम से, ना पूंजीवाद से दुनिया सुखी हो रही है। तो ये दुनिया सुखी कैसे होगी? तो ये है मानवतावाद। राष्ट्रवाद के नाम पर भी अलग अलग प्रकार का उन्माद है। शी जिनपिंग का अलग राष्ट्रवाद है, किम जोंग का अलग राष्ट्रवाद है। अभी रसिया को दोबारा से संगठित करने का उन्माद जो है पुतिन का अलग राष्ट्रवाद है, ट्रंप का अलग राष्ट्रवाद है, पूरी दुनिया के लोगों का अलग अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है। उसके पास पीछे विस्तारवाद है कि साम्राज्यवाद है कि अपना अहंकारवाद है, क्या है पता ही नहीं। पूरी दुनिया 1945 से पहले अलग अलग प्रकार के तानाशाह थे। अब पूरी दुनिया में अलग प्रकार की तानाशाही है, राजनीतिक तानाशाही, आर्थिक तानाशाही, तकनीकी की तानाशाही, बहुत प्रकार की, शिक्षा की, चिकित्सा की तानाशाही, बहुत प्रकार से पूरी दुनिया एक नए दौर में है। लेकिन इस नए दौर में नई चुनौतियों में भी रास्ता निकलेगा तो अच्छा इंसान बनाने के लिए। और कोई, मैं इसलिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखा कि आप जिस भूमिका में हो, और ठीक कहा शर्मा जी ने, माना कि मूलभूत कुछ संसाधन जरूरी है, ठीक है, लेकिन संसाधन सब कुछ नहीं होते। हम आपके सामने बैठे, शायद हमारी पूरी शिक्षा के दौरान हम 10-20 बार किसी कमरे में बैठे होंगे जब कोई बहुत आंधी तूफान आ गया होगा, बहुत वर्षात आ गई होगी। स्कूल में पढ़े तो एक शीशम का पेड़ था, मास्टर जी पढ़ाया करते और कच्ची कच्ची 2-4 डंडी सी तोड़ के रखा करते, बढ़िया से सुताई भी किया करते। जो हाँ हमारे तो नहीं लगी एक तो शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े स्कूल में जो टूटे फूटे कमरे थे उनमें दिन में चमगादड़, रात को कुतिया बिलिया रहा करती, हाँ कबूतर नहीं सब रहा करते। कभी कभार स्कूल के रूम में गए हो, गुरुकुल में आए तो वहां पीपल का पेड़ था, वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरे गुरुकुल में गए, वहां बड़ का पेड़ था, उसके नीचे बैठ कर। कभी बरसात आ गई तो कमरे में सच में गए नहीं, गुरुकुल में बरामदे में बैठ के पढ़े। क्या है इसमें? कभी सोचा ही नहीं पंखा क्या है, कूलर क्या है, एसी क्या है। और इसीलिए स्वामी रामदेव को ना सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना मान की चिंता, ऐसे बच्चे तैयार होते। तो बच्चे तैयार होते ज्ञान से, ज्ञान तो होना चाहिए। बच्चे तैयार होते स्वाभिमान से, बच्चे तैयार होते संस्कारों से। और ये जो शिक्षा, ये जो संस्कार, ये ज्ञान, ये संवेदना, ये मानवीयता, ये उसके भीतर के जो सद्गुण हैं, सद्गुणों की भी एक श्रृंखला है, एक के बाद दूसरा सद्गुण आता जाता है। जैसे एक आदमी दुराचारी व्यभिचारी हो जाए, आचरण से, चरित्र से गिन जाए, नशेड़ी गंजेड़ी भगेड़ी दुराचारी व्यभिचारी हो जाए तो उसमें 100 दुर्गुण आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति जीवन में एक सद्गुण को धारण कर रहे, उसमें सैकड़ों सद्गुण अपने आप आ जाए।
तो मैं तो आज आपको प्रवचन के लिए, प्रबोधन के लिए नहीं आया था। अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामनाएं, आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र के निर्माता की भूमिका निभा रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है। लाख चुनौतियां होंगी, संसाधनों की, जमीन की, कमरों की, पैसे की, बहुत चुनौतियां रहती है साहब। और याद रखना, 90 से 99% प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में, जहां कम से कम संसाधनों में बड़े से बड़े व्यक्तित्व तैयार हुए, बड़ी सुविधाओं में तो बिगड़ेल बच्चे तैयार होते हैं, बड़े माँ बाप की औलादें। मैंने पूछा एक स्कूल में, अभी सिंह साहब भी बता रहे थे, जो हम आचार्य कुलम में फैसिलिटी देते हैं, हम हर महीना, पहले हमने शुरू किया था बहुत थोड़े से, फिर देखा कि भाई कम से कम इसकी रनिंग कॉस्ट तो निकल जाए, लैंड कॉस्ट नहीं, उसकी जो है बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं। अब हमने ये गुरुकुल आचार्य कुलम बनाया, 500 करोड़ रुपए खर्च हो गया हमारे। कितने? 500 करोड़ का ब्याज कितना होता है साहब? ये तो लगता है, बैंक वाले लेते हैं, मुफ्त में थोड़ी देते हैं। वो भी माफ उन्हीं का करते हैं, लुटेरों का, जो अच्छे पूरा पैसा लौटाते हैं, ब्याज भी पूरा लेते हैं और मूलधन भी पूरा लेते हैं। तो हम तो जितना बच्चों से लेते हैं उससे 20-25 गुना, 50 गुना ज्यादा लेते हैं। कहां? दिल्ली में, मुंबई में, नोएडा में, बेंगलोर में और तमाम तरह के जो सो कॉल्ड कुछ एजुकेशन सिटी बने हैं। आप जिस पैसे में पढ़ा रहे हो बच्चों को, वहां जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, जहां पर एक बच्चा महीने में 10-20 हजार पे कर रहा है, और जो अपर मिडिल क्लास पढ़ा रहा है वो तो 5-5, 10-10 लाख महीने में पे कर रहा है साहब। एक बच्चे का 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। हाँ, एडमिशन ही 25-50 लाख रुपए। पहले हम मेडिकल कॉलेजों में सुना करते थे इतना पैसा प्रवेश के समय लगता है। और ये आपको हकीकत बता रहा हूं, ये कोई ऐसी बनावटी बात नहीं है। मिडिल क्लास जहां बच्चों को पढ़ा रहा है वहां पैसा 5, 10, 15, 20 हजार मंथली, और अमीर जहां पढ़ा रहा है 5-10 लाख मंथली। और आप 500 हजार, कोई 2000 लेता है तो बोलो भाई उसका तो बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा है, आपका अभिनंदन। 500 हजार रुपए में बच्चे पढ़ा रहे हो आप लोगों के, और ये गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन धीमा मस्ती है, टॉर्चर करना है, बस अपना रुतबा दिखाना है, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये काम तो देखो, जो भी शिक्षा के नाम पर धींगा मस्ती चल रही है, अब ये अखिल भारतीय शिक्षा स्कूल परिवार जो है, क्या अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार, अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, संगठित प्रयास के बिना ये सारा संसार ऐसे ही है। जब तक मजमा ना लगे ना, भीड़ ना लगे, लोकतंत्र को बदलने की ताकत भीड़ तंत्र में ही होती है। ये अलग बात है, फिर भीड़ का समर्थन या विरोध लेकर के फिर आगे बढ़ चलते हैं कुछ चंद लोग, फिर वो धींगावस्ती करते हैं, फिर उसी में ही फिर तानाशाही तैयार हो जाती है। ये बड़ा विचित्र मामला है। बहुत लोगों को तो इसकी समझ ही नहीं। कुछ लोगों को समझ है तो बोले भाई अपना पंगा क्यों लिया, थोड़ा आराम से रह लो। ये तो अनिल शर्मा जी जैसे, सिंह साहब जैसे, स्वामी राम जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं पंगा ले लिया, तो फिर ये भी एक और है। तो फिर जो है उन सब चीज़ों को कि ठीक है, विरोध होता है, विरोध आता है, संघर्ष आते हैं, सब अंधेरों के बाद ही उजाले आते हैं, पतझड़ के बाद बसंत आती है, कांटों में फूल खिलते हैं, तो संसार चलता है। तो आप एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में लगे हैं। बस ये है, अपने कर्तव्य में कहीं चूक ना हो। 3 बातें आपके लिए। देखो,
टीचर्स की तनख्वाह कम ज़्यादा हो सकती है, वो तो सब जगह होती है भाई, कहाँ कैसा परिवेश है। सुख सुविधाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम ज़्यादा हो सकता है। आपका जो पढ़ाने के तौर तरीके, ज्ञान देने के जो तौर तरीके हैं, वो पूरा होना चाहिए। और इससे अगली भी बात कहता हूँ, पढ़ाई केवल किताबों से ही नहीं होती। जो पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, प्राचार्य, जो गुरुजन है आप, उसके जो संचालक है, उनका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। ये पवित्रता वाला काम है। ये प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है। आप कोई यदि बीड़ी सिगरेट शराब पीता हो, कभी चोरी छुपे, कभी किसी में कोई व्यसन हो तंबाकू आदि का, तो भाई अपना भी छोड़ देना। देखो जैसे कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं। हमारे एक मास्टर उमराव जी थे, टीचर बड़े अच्छे थे, पढ़ाते अच्छे से थे, हाँ, लेकिन वो ना बीड़ी पिया करते। तो फिर मैंने 2-4 बार ऐसे, कोई किसी ने पूछा तो बोल दिया, तो मास्टर जी चल के आ गए वहाँ से, अलीपुर के पास से। अरे भाई राम किशन भाई, मैंने तो वो जो हम पढ़ा करते उस समय बीड़ी पिया करता था, आपको सुना तो मैंने बीड़ी छोड़ दी, मेरे को बीड़ी पीने वाला बंद। सच में मेरे पास आया। फिर मैंने उनका सम्मान भी किया, उनको जो भी सब तरह से, और उनको मैंने कहा मास्टर जी आज के बाद कभी नहीं कहेंगे, ये बोल देंगे मास्टर उमराव सिंह जी ने, हमारे गुरु जी ने बीड़ी छोड़ दी। सच्ची बोल रहा हूँ, हाँ छोड़ दी, छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो भैया मैं ज़्यादा तो नहीं बूझा काटता, नहीं तो हमें भी कोई ना कोई। हाँ क्या भाई, अपने आप भी और अपने स्कूल स्टाफ को भी तो पहले तो ये बोलो कि भाई अपने को स्कूल के परिसर में तो कतई नहीं करना। अब बाहर भी करोगे तो बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं, अरे मास्टर जी बीड़ी पियो तो बच्चे बड़े तेज होते हैं, उनकी निगाहें आपके घर तक होती है। हाँ ना, बीड़ी सिगरेट शराब नशा तमाम तरह की, देखो जो ये जो इमोरल एक्टिविटीज है ना, देखो ये लीगल इलीगल के नाम पर तो धीमा मस्ती है। लीगल इलीगल को मानना तो पड़ता है भाई, देश में संविधान का और कानून का राज है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए लीगल को हम ये मानते हैं कि कुछ काम लीगल ठीक है, उसमें हम कुछ लीगल कामों को इमोरल मानते हैं, अमानवीय मानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, नशा और बहुत तरह के ऐसी धींगा मस्ती वाले काम है जहाँ लोगों को सताया जाता है, लूटा जाता है, खसोटा जाता है, जो भी। लेकिन इमोरल काम तो कभी नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखो, अपने गुरुजनों के चरित्र का भी ध्यान रखो। जरा सी भी कोई कैसी कहानियां चलती है, टीचर का बच्चे के साथ हुआ अफेयर, बच्चे को लेके टीचर उड़ा, ये कहानियां मिलती। तो ऐसे लगता है ये हो क्या रहा है, मतलब कहाँ आकर के खड़े हो गए हम। इस तरह की एक्टिविटी, अपने को कुछ बातें तय कर लेनी है, एक रेखा खींच देनी है डूज एंड डोंट्स की, चाहे प्रलय हो जाए, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं करना। इतनी दृढ़ता जब होती है ना, तब जाकर के आदमी जिंदगी में निर्भीक होकर के आगे बढ़ता है। तो आप, ये तो कुछ बात ऐसी थी जो आपको अपने दिल की बताई। फिर अब भारतीय शिक्षा को देखो, 1835 से ये पाप चल रहा है, एक बहुत बड़ा अपराध, एक तरह से बच्चों के विध्वंस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहो, कुछ भी इसको शब्द दे, छोटा पड़ता है। 1835 से चल रहा है ये पाप, ये अपराध, ये अन्याय, ये धोखा, ये षड्यंत्र, ये बच्चों के का विध्वंस चल रहा है। आजाद भारत में फिर कुछ बोर्ड बने, कुछ आजादी के पहले बन गए थे, और उन बोर्डों में बस बोर्ड ही अलग बन गए, जो उसका थॉट प्रोसेस था वो नहीं बदला, शिक्षा की दिशा नहीं बदली। बल्कि प्रारंभ के दिनों में फिर भी अच्छा था, अलग अलग स्टेट में
अलग अलग प्रकार से अपने पूर्वजों के बारे में, इतिहास के बारे में, अपने सनातन ज्ञान परंपरा के बारे में, भारत भारतीयता के बारे में बहुत तरह से। देखो कुछ तकनीकी ज्ञान होते हैं, उसमें कोई वो तो एक तरह से वस्तुनिष्ठ ध्यान होते हैं। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उसमें क्या बदलेगा? ठीक है, वो तो उसके फॉर्मुलेशन है, उसमें क्या बदलेगा? जो ज़्यादा बदलाव आता है भाषा जब पढ़ाते हैं, इतिहास जब पढ़ाते हैं, भाषा जब पढ़ाते हैं, इतिहास जब पढ़ाते हैं और उसके साथ मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, उस समय ये विषय आते हैं। तो उन विषयों में एक सम्यक दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक हम एक बहुत ही उन्नत मेधा वाले, उन्नत प्रज्ञा वाले, स्वाभिमानी नागरिक, अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए, मानवता के लिए, समष्टि के लिए आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध, और एक तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र के सशक्त नागरिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक यूनिवर्सल सिटीजन, एक ऐसे सभ्य, सशक्त, समर्थ और ऊर्जावान नागरिक जो जिनमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, नेतृत्व हो, ऐसा चरित्र हो उनका कि पूरी दुनिया को अपने जीवन से, अपने आचरण से प्रेरणा दे सके, नए प्रतिमान घड़ सके। ये कैसे होगा? इसके लिए चाहिए कक्षा बोर्ड। पहले काम गुरुजन कर लिया करते थे। आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज से 40-50 साल पहले तक के गुरुजन बड़े मजबूत हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे और उनको संवारते भी थे। उनके जीवन में कोई छोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा कोई दोष हो गया किसी गुरुजन में तो बस वो बीड़ी हुक्का आदि पीने का होता था, इससे बड़ा कोई दोष नहीं। और बच्चों को एकदम कहते ना ठोक बजा करके अच्छा कर देते थे। उस समय जो भी पढ़ लिया, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, इतने समर्थ होते थे कि बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को निभाने में समर्थ होते थे। ये आज से 40-50 साल पहले उनका चरित्र आचरण बड़ा उन्नत हुआ करता था। अब अगली बात सुनो, पहले ये काम गुरुजन करते थे, पहले ये काम माता पिता करते थे। माता पिता बड़ी तपस्वी थी 40-50 साल पहले तक। समाज बड़ा अच्छा था, वातावरण बड़ा अच्छा था। अब तो कुएं में भांग पड़ी। अब हमको एक तो अपना पाठ्यक्रम, उसका कंटेंट ठीक करना पड़ेगा, फिर गुरुजनों को नई दृष्टि के साथ, नए हौसले के साथ, नए जज्बातों के साथ, नए संकल्पों के साथ, नए शौर्य वीरता पराक्रम के साथ बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारत सरकार द्वारा जो गठित बोर्ड है, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है, इसमें जो खास करके जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स है, साइंस में भी कुछ अपनी साइंस के भी सूत्र डाले हैं। इसका पूरा परिवेश ही इतना उन्नत बनाया है। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बच्चा पढ़ लेगा उसकी शिक्षा भी 100% अच्छी होगी, उसको संस्कार भी 100% उसमें उसके चरित्र का भी निर्माण होगा। वो राष्ट्र निर्माण से लेकर के युग निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा पूरा पाठ्यक्रम। तो अब किसी से भी पूछो, कोई भी माँ बाप चाहते हैं बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए कि झूठा? बोलो। माता पिता, अभिभावक, गुरुजन, आप स्कूलों के संचालक के, एक स्कूल के आप, और कई 10-10, 20-20, 50-50 स्कूलों के आप नेतृत्व करने वाले, तो सब कहते हैं भाई इतिहास तो सही पढ़ाना चाहिए। भाषा के अंदर जो कंटेंट पढ़ाएं वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि घटिया? अच्छा कंटेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कौन सी लंबी कोई ऐसी जिसको कहते नहीं, जिसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय भ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है। तो हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सोशल साइंस, हिस्ट्री में, फिर मैं कहा वैदिक मैथमेटिक्स हो, तो बहुत अच्छे अपने पूर्वजों ने बहुत उन्नत ज्ञान दिया। और साइंस के भी जो मूल सिद्धांत हैं वो हमारे वेद दर्शनों उपनिषदों से निकले हुए, उनके भी स्रोत दे दिए। तो दिक्कत क्या है? बच्चों को एक बोध होना चाहिए, जो कुछ शुभ था शुभ है और पूरे संसार को शुभ मिलेगा, उसमें भारत के पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बच्चों के चित्त में, मानस में बैठना चाहिए। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से हो रहा है। इसलिए पिछली बार अनिल शर्मा जी बोल रहे थे, हमारे प्रिंसिपल ने देखा, अरे बोले तो हमारी जैसी किताब है, इसमें क्या है? अरे एक एक शब्द, एक एक लाइन, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस देखो। उस एक एक शब्द ब्रह्म है,
एक एक लाइन में एक एक सिद्धांत है। फिर किस बात को कितना गौरव दिया जा रहा है, किस कंटेंट को, हमारे यहाँ पर अपने देश का जो चरित्र है, अपने देश का गौरव है, उसको कितना वेटेज दिया गया है, और जो आक्रांता है, लुटेरे, उनको कितना वेटेज दिया गया है, कैसे किस बात को कहा गया है। एक एक बात के अंदर बहुत बड़ा तत्व छिपा हुआ है। आज स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, 3 बातों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं महान ऋषियों का वंशधर हूं, मैं ऋषि शिकाओं की संतानों, जो आज आपसे बोल रहा हूं, ये तो मैं 6-7 साल का बच्चा था तब से इस सत्य को, इस संकल्प को जी रहा हूं। इस विचार ने स्वामी रामदेव को ऋषियों का वंशधर बनाया है। एक विचार ने, एक शब्द ने, एक वाक्य ने, मैं ऋषियों का वंशधर हूं, मैं अंश हूं भगवान का, वंश ऋषियों का। अंश और वंश ने 2 शब्दों ने जिंदगी बदल दी। तो मुझे साधारण जीवन नहीं जीना है, तुच्छ उद्देश्यों के लिए जीवन को जी रहे हैं, तो जीवन का अनादर तिरस्कार है। मुझे महान उद्देश्यों के लिए जी रहा है, ऋषियों का अनुगामी बनना है। मुझे वो कुछ करना है जिससे मैं 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों को सुख नहीं, मैं हजारों, लाखों, करोड़ों को सुख पहुंचा सकूं, ऐसा जीवन जीना। बातें तो छूटी, ये सारी सृष्टि मेरे लिए काम कर रही है। ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, धरती, सूरज, चांद, गगन, आसमान, तो जब सारी सृष्टि मेरे ऊपर कितना उपकार करती है, ये उपकार, ये कृतज्ञता शब्द मेरे बचपन में पढ़ा, और मैंने माना कि मुझ पर, इस धरती माता की, इस भारत माता का, इस पूरी सृष्टि का बहुत बड़ा उपकार है। इसे मैं एक एक श्वास इस मानवता के लिए, समझने के लिए, बस बात पूरी हो गई। ये एक एक वाक्य का सार है। ये बातें गायब हो गई हमारे पाठ्यक्रम से। तो ये तो है आपको एक आत्मा के रूप में, उसकी सोल, व्हाट इज द सोल ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड, बीएसपी, ये सोल है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। ये जो उसकी विचारणा है, उसकी धारणा है, कैसा मानस हम गढ़ना चाहते हैं, विविध तरीकों से ऐसे उन्नत मानस चेतना वाले युक्त मनुष्यों का निर्माण करना, हाई कॉन्शियसनेस वाले ऐसे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने बनाया, पतंजलि के ने ये दायित्व लिया कि क्योंकि हमारे मन में था कि मैकाले की शिक्षा बदलनी चाहिए। मन में तो बहुतों क्या आया, मन में तो बहुतों क्या है, ये तो भारत को आजाद हुए भी तो 78 साल हो गए, लेकिन किसी ने बोर्ड क्यों नहीं बनाया? किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि भाई एक सेंट्रल बोर्ड ऐसा बनना चाहिए? और दिमाग में आ भी गया तो बनवाया क्यों नहीं? बनवाने के लिए तो 2 ही परिस्थिति में ये हो सकता था, या तो स्वयं स्वामी रामदेव प्रधानमंत्री होता, या प्रधानमंत्री उस बात के लिए सहमत होता। तो देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए सहमत हुए। देश के 3 शिक्षा मंत्रियों के दौर से निकला। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़े, मैंने कम से कम 100 मीटिंग की इसके लिए। कितनी? 100 मीटिंग की है, और हायर लेवल की मीटिंग। स्मृति ईरानी जी से लेकर के, जावड़ेकर जी से लेकर के, प्रकाश जावड़ेकर जी से लेकर के 4 शिक्षा मंत्री, निशंक जी से लेकर के अंत में ये धर्म का कार्य धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। और ये आपको भी पता है, केवल शिक्षा मंत्री चाहे तो नहीं हो सकता ना, इसके पीछे पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने निभाई। मैं आपको ये देखो, मैं 3 भारत के पूर्व और वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिला। सबने कहा, बोले ये भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों? बोले आप तो ऐसी चीजें पढ़ा दोगे, देश के बच्चों का दिमाग बदल दोगे। और फिर मैंने कहा क्या? बोले उससे आप जैसा चाहो वैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आप देश के अंदर ताना बाना खड़ा कर दोगे। तो सरकारें कभी नहीं चाहेंगे कि जब बच्चों का मानस निर्माण का काम कोई एक साधु संत ऋषि मुनि करे। मैंने कहा अच्छा ही तो करेंगे। बोले अच्छा तो करोगे, लेकिन ये अच्छा उनके लिए अच्छा हो ऐसा जरूरी है क्या? तो इसमें देश के गृह मंत्री जी, इसमें आरएसएस के हमारे मोहन भागवत जी से लेकर के बड़े, और हमारे पूज्य मोरारी बापू जी से लेकर के, देश के पूज्य गोविंद देव गिरी जी से लेकर के, देश के शीर्ष साधु संत, देश के शीर्ष सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के टॉप पॉलिटिशियंस। और मैं
एक बात के लिए सब पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए, एक भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिपक्ष विपक्ष एक ने भी। और गजब की बात है, हमारे सिंह साहब भी बड़े बहुत दूरदर्शी महामानव हैं, ऐसे पूरा उसका ताना बाना रचा है। कोई भी 2-4 लाइन बदली थी, वो हमारे पहले के शिक्षा मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी साहब, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लग गया था। हमने पूरी भारतीय मानस, भारतीय चेतना को भारतीय शिक्षा बोर्ड में समावेश कर दिया, कोई शिक्षा के भगवाकरण का आरोप नहीं लगा। कोई भी एक भी कम्युनिस्ट, 1-2 कम्युनिस्टों ने थोड़ी बहुत कहीं छुटर मुटर कहीं किसी से इंटरव्यू दिए, अगले दिन उससे डबल इंटरव्यू सिंह साहब का आ गया। आज तक एक भी कम्युनिस्ट ने विरोध नहीं किया। थैंक यू कम्युनिस्टों, तुमने एक तो पुण्य का काम। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज ऐसे नहीं बन गई। इतनी मेहनत करके जो भारतीय शिक्षा बोर्ड बना है, इसकी कीमत आप कोई आंक नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री ना चाहे तो बन ही नहीं सकता था। लास्ट मेरी मीटिंग हुई तो बोले स्वामी जी अब ठीक है। मैंने कहा साहब, वो जो जब तक हाथ में परमिशन नहीं आएगी तब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो जब बन करके सारी अनुमति होकर के आ गया, और उस समय साहब इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बारे में तो मतलब क्या ही कहना। जो उस नीचे जो सरकारी बाबू IAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इतनी धींगा मस्ती की साहब, ये तो अच्छे वाले हैं। अच्छा, कई बार सिंह साहब ना प्रशासनिक लोगों पर भी कई बार तंज कस देते हैं, थोड़ा ना टिप ऐसा। तो बोले सरकार कहते हैं उसको है जो सड़क सड़क के चले फेल। तो लेकिन तमाम इन झंझावातों और संघर्षों के बीच भारतीय शिक्षा बोर्ड का बनना ही इस देश नहीं दुनिया का एक सौभाग्य, तो बहुत बड़ा काम है ये। ऐसे नहीं हो जाता साहब। आप इसके निर्माण की उसमें पृष्ठभूमि में जाओगे तो 10 वर्ष तक स्वामी रामदेव ने इसके लिए प्रत्यक्ष तपस्या की है, और 50 वर्षों तक अपने जीवन को खपाया है, तब जाके वो व्यक्तित्व तो बनाए कि ऐसा करना ही संभव है। भैया ऐसे नहीं हो गया है। तो मैं इस अर्थ में आपको कह रहा हूं कि भैया तो बन गया है बोर्ड। और ये बोर्ड क्या है, बस मैं लास्ट 4-5 वाक्य कह रहा हूं। देश के सभी अभिभावक जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना और बनाना चाहते हैं, वैसा ये बोर्ड है। देश के सभी गुरुजन, आचार्य जन, स्कूल संचालक जैसे बच्चों को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, वो बनाने वाला ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। आपके लिए जोरदार है। आप जो चाहते हैं वो ये बोर्ड है। देश के बच्चे जैसा बनना चाहते हैं वो ये बोर्ड है। देश की जो वर्तमान की आवश्यकता मांग है वो ये बोर्ड है। अरे ये युग की मांग है, ये युग धर्म है, शिक्षा धर्म है, बहुत बड़ा है। किस तरह से इसकी वर्णना करें। तो भाई जो शिक्षा की दूसरी चुनौतियां हैं उनसे भी निपट लेंगे। आज तक हमने आंदोलन नहीं किए। देखो अभी हमारा डंडा ठंडा नहीं पड़ा है, हमने दर रखा है। इसलिए मेरे से बड़े लोग बह खाते हैं अभी भी। अरे भाई रामदेव को भरोसा नहीं, कब के पंगो कर दे। हाँ, तो हमने अभी कोई आंदोलन, ये तो देश की समाज की आवश्यकता के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म न्याय की प्रतिष्ठा के लिए हमने तो शास्त्र में बोला ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। शिक्षा में, चिकित्सा में, राजनीति में, समाज में कहीं पर भी अधर्म हो रहा हो उसके विनाश के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो बस वैसे क्रांतिकारी को क्रांतिकारी बड़ी बात अच्छी लगती। तो आपको हम तो आशीर्वाद क्या कहें, प्यार करने के लिए कहें, आपको ये कहने के लिए कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, और आप हम मिल करके जहाँ शिक्षा को जिस मंजिल तक पहुँचाना चाहिए, उस मुकाम तक, उस गंतव्य तक हम पहुँचा ही देंगे। इसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने आप को कभी भी कमतर करके मत ना। पिछली बार मैंने बोला था, सुनते रहते हो ना आप लोग। अभी भी हमको नोट्स बना करके नहीं लेकर के आए हम, कोई ऐसा कोई योजना पूर्वक ऐसा वैसा कोई बहुत
फालतू में इधर उधर की बातें सोच करके नहीं आते। जो एक ध्येय है बस वो आपके सामने विविध प्रकार से रख देते हैं। भाई देखो ये है, अब इसमें आप अपना अवमूल्यन नहीं करना, अधिमूल्यन तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ऐसे ही एक बहुत बड़े, मैंने जहाँ से प्रारंभ किया था, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्रीय सेवा में, राष्ट्र निर्माण में, एक बहुत बड़े ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में, इस मानवता के उत्थान के बहुत बड़े अनुष्ठान में आप लगे हुए हैं। जिसका जैसा सामर्थ्य, अपना सामर्थ्य बढ़ाते चलना। स्वामी रामदेव एक दिन में नहीं बन गए जो आपके सामने बैठा है। स्वामी रामदेव को जिस रूप में आप देख रहे हो कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रहा है, ये बनने में भाई मेरी तपस्या लगी है इस धर्म की 50 साल की, और प्रत्यक्ष तौर पर संसार जिसको देख रहा है वो 35 साल तो सारी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। 35 सालों का सार्वजनिक जीवन है, 50-55 साल की, 56-57 साल की इस जन्म की तपस्या है। वह जन्म जन्मांतरों से लगे पड़े और अपने को सही रास्ते पर लगे रहने, इसमें क्या चिंता करना। तो कभी मत सोचना आपके पास संसाधन कितने हैं, गाड़ी कितनी है। भाई जब हम तो अपनी बता सकते, भाई हम जिस घर में पैदा हुए उसमें साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। हाँ, ऊँट गाड़ी और जो है वो बैल गाड़ी जरूर थी। वो भाई किसान परिवार में पैदा हुए वो थी। ना कोई बैंक बैलेंस, वो तो आज तक ही खाता ही नहीं है, आज तक कुछ। इसके बाद नो पर्सनल वेल्थ, और चिंता ही नहीं इस बात की। बस एक ही चिंता है, मेरी भारत माता सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा प्रदेश का बचपन, मेरा देश का युवक सुरक्षित रहे, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति सनातन सुरक्षित रहे। तो इस संकल्प के साथ आप काम करो। कम ज़्यादा किसी के पास पैसा धेला ज़्यादा कम हो, किसी के थोड़े चमकीले भड़कीले से कपड़े हों, किसी के जूते चप्पल थोड़े महंगे हो, गाड़ी गुड़ी महंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मोटरसाइकिल पर चला, कोई साइकिल पर चला, कोई गाड़ी में चल रहा है। ये फॉर्च्यूनर बहुत मारुति फॉर्च्यूनर कर रहे थे। इनके चक्कर में मत पड़ना। कितनी आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूल की बिल्डिंग कितनी है, आपका संकल्प ऊंचा रहना चाहिए बात। इससे सब कुछ होता चला जाएगा, धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलेंगी। तो बस इतनी सी बात कह करके पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे पता है आप मुझे सुनते भी हो, प्रीति भी करते हो, और फिर जो है ये 2-4 लोगों को फोटो खिंचाने के लिए बुला लेते, बाकी तो फिर अपना आगे आ जाते। तो जो है बस मैं तो कल सुबह 9 बजे से चला हुआ हूँ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से वापस यहाँ 2 बजे रात को पहुँचा हूँ। 4 बजे उठ करके सुबह का 4:45 बजे से अपनी सेवा प्रारंभ करके 1 घंटे का अपना ध्यान पूजन करके, अपना जप तप करके फिर अब यहाँ आया हूँ। फिर 500 लोगों से और मिलना है जो पूरे देश भर से आए हुए हैं। फिर उसके बाद शाम को योगग्राम निरामयम जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। एक दिन में ऐसे कम से कम रोज 18 से 20 घंटे से। तो बस इतनी सी बात कह के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।